हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था बैकेलाइट का लीनियर स्ट्रक्चर देखा था कि बैकेलाइट जो होता है हमने देखा था कि वो आपका अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड से हमने बना के देखा था। तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा दो टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट मिले थे और दोनों से हमने देखा था कि जो ऑर्थो वाले थे वो क्या कर रहे थे, एक लीनियर पॉलीमराइज्ड कर रहे थे, बैकेलाइट के स्ट्रक्चर दे रहे थे। और पैरा वाले से कोई लीनियर आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, आज हम बैकलाइट का आज भी स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन आज का स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा, क्रॉस्ड लिंक स्ट्रक्चर रहेगा। तो बैकलाइट का क्रॉस्ड लिंक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आपको यहाँ बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनाया था ऑर्थो और पैरा वाले कंपाउंड्स, उनको बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड्स बने थे हमारे यहाँ पे OH, ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। ये ऑर्थो वाला बना था, साथ ही साथ हमारे पास पैरा पोजीशन का भी बना था। अब मैंने आपको बताया था कि जो फिनॉल होता है वो आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि जो भी रिएक्शंस होंगे वो या तो ऑर्थो पे होंगे या फिर पैरा पोजीशंस पे होंगे। मेटा पोजीशन पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये आपने 11th में ऐसा पढ़ा है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जिसमें से OH ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर बने थे, ये ऑर्थो वाला था और ये पैरा वाला था। ये दोनों क्या किए, ये दोनों आपस में पॉलीमराइज्ड हुए। तो पॉलीमराइजेशन, इनका क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। और पॉलीमराइजेशन हुआ तो यहाँ N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रिमूवल होगा, क्योंकि किस टाइप के पॉलीमर्स थे, कंडेंसेशन, मतलब वहां पे आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिमूवल हो रहा होगा। तो ये चीजें हुई। अब देखो ये क्या हो गए, आपस में जुड़ते चले गए। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना, हमेशा दिमाग में रखना कि इसका जो मेटा पोजीशन है उस पर किसी भी तरह का कोई ग्रुप अटैच नहीं होगा, क्योंकि वहां रिएक्शन ही पार्टिसिपेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, OH के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। आप इसके रिस्पेक्ट में मत देखने लगना, आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, OH के रिस्पेक्ट में देखोगे कि मेटा पोजीशन पे कोई भी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलो पॉलीमराइज कराओ। तो ये जब पॉलीमराइज होंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं बनाता हूँ, आप देखते जाओ। मैं और नीचे से यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा ये, और छोटा थोड़ा बना, बड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि सारा स्ट्रक्चर कवर हो जाए। तो ये हो गया हमारा फिनॉल वाला टर्म। ठीक है, यहाँ जो CH2 है वो इससे क्या होगा, जुड़ेगा, और यहाँ से OH और दूसरे वाले से जो H होगा निकल के वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा OH वाला। ठीक है, इसके बाद फिर ये मॉलिक्यूल होंगे तो ये आएंगे यहाँ जुड़ेंगे। ऐसा ही हमने लीनियर में भी देखा था, लेकिन लीनियर में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था और वो सिर्फ किस ऑर्थो वाले मॉलिक्यूल से बना था। ठीक है, अब यहाँ पे पैरा मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जो पैरा वाले हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे आके यहाँ जुड़ते हैं और नीचे भी कुछ ऐसे जुड़ के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान से, ठीक, यहाँ पे OH, अगर देखो OH के रिस्पेक्ट में ये पैरा वाला है। ठीक है, इसके मेटा पोजीशन पे कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ऑर्थो पे ही अटैच्ड होगा। देखो ये भी ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो पे ही अटैच्ड होगा, और दूसरा इसी के बगल में होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ये क्या होगा, CH2 इससे जुड़ा होगा। फर्दर ये ऐसे आगे बढ़ता जी, एक चैन बनती चली जाएगी। ये देखो ऐसे ही क्या होगा, चैन आगे बढ़ती चली जाएगी। इधर OH, इधर CH2, इधर OH और यहाँ पे CH2। ठीक है, और ऐसे ही ये आगे बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये इधर आगे बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये इधर फ्री हो जाएगा, ये इधर फ्री हो जाएगा।
और ऐसे ही क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा एन मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यही आपका जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर आपका क्रॉस्ड लिंक है। देखो क्रॉस लिंक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो लिंक्ड है ही, ये मॉलिक्यूल आपस में लिंक तो है, लेकिन साथ साथ देखो यहाँ पर भी लिंक्ड है, यहाँ पर भी लिंक्ड है, यहाँ पर भी लिंक्ड है, और इधर भी लिंक्ड है। मतलब इतने सारे बॉन्ड्स बन चुके हैं, इतने सारे क्रॉस लिंक का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनना। और क्रॉस लिंक, जो आपका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D उनके लिए 3 डायमेंशन, मतलब स्पेस में अगर आप देखोगे 3D देखेंगे तो एक लंबा चेन बनेगा, और उसमें जो ब्रांच, जो आपके बॉन्ड्स होंगे वो बहुत सारे आपस में कॉम्प्लेक्स टाइप में जुड़े होंगे। इतने ज्यादा जुड़े बॉन्ड्स बनेंगे, इतने ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा कि उनको तोड़ना या उनको आपको अलग अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इस स्ट्रक्चर की, वो काफी ज्यादा होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या आपका है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैकेलाइट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बैकेलाइट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हूँ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैकेलाइट। तो एक यही स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये तो एक स्ट्रक्चर हुआ। एक और टाइप का क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको भी बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये एक टाइप का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है, और एक और टाइप का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है, हम वो भी बना के दिखाते हैं। कॉपी करिए। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर भी आपका इन्हीं, मतलब ऑर्थो और पैरा मॉलिक्यूल्स से ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा मैं बना दे रहा हूँ, इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारा बैकलाइट बनेगा। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH2OH, ये आपका ऑर्थो वाला हो गया, और ये रहा आपका पैरा वाला। इन्हीं दोनों से मिलकर आपका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से ही क्या बनता है, बैकेलाइट का मोनोमर बनता है, क्योंकि मोनोमर बनेगा तभी तो पॉलीमर बनेगा, पॉलीमराइज्ड होकर। तो इसी से क्या बनेगा हमारा बैकलाइट का दूसरा क्रॉस लिंक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉलीमराइजेशन और रिमूवल ऑफ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी हमने दूसरा, पहला स्ट्रक्चर देखा था क्रॉस लिंक, अब दूसरा देखो क्या होता है। दूसरे में क्या होता है कि देखते रहना धीरे धीरे, ठीक है। ये हो गया एक बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया दूसरा बेंजीन, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा बेंजीन, 3 बेंजीन बन गए, ठीक है। ये दोनों फ्री बॉन्ड्स हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एक OH ग्रुप फिनॉल वाला, यहाँ पे आपका भी एक OH ग्रुप फिनॉल वाला, यहाँ बॉन्ड फ्री, और यहाँ पे आपका एक OH फिनॉल वाला, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि CH2, जैसा कि हम अभी इसके पहले देख रहे थे कि CH2 हमको 3D जो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना था बैकलाइट का, उसमें हमको CH2 दिख रहा था। यहाँ पर भी CH2, अगर आप ध्यान देखो, ये जो कॉर्नर है ये क्या है, C रिप्रेजेंट करता है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बॉन्ड फ्री, मतलब CH2। जहाँ मतलब जहाँ जहाँ आप ये चीज देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। यही चीज क्या है, CH2। ये जो आप देख रहे हो यही क्या है आपका CH2, ठीक है। और मैंने बताया कि जो फिनॉल का जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगा, वहीं पे ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो देखो, अगर हम कहाँ से ऑर्थो पैरा लेंगे, फिनॉल से। फिनॉल अगर यहाँ पे, तो ये और ये ऑर्थो, देखो यहाँ पे ग्रुप्स अटैच्ड है। ये और ये मेटा होगा, फ्री है, ये पैरा है, ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी यहाँ से, तो ये दोनों आपके ऑर्थो अटैच्ड है, पैरा पे अटैच्ड है, मेटा फ्री है। यहाँ पे देखो, तो ये इसका यहाँ से लिया जाएगा, तो यहाँ से पहला ऑर्थो दोनों अटैच्ड है, पैरा पे अटैच्ड है, मेटा फ्री।
तो कभी भी अगर आप फिनॉल देख रहे हो और फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हो तो हमेशा वो कहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही क्या होंगे, ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो देखो सारा चीज ध्यान रखा गया है, ठीक। अब ये जो चीज देख रहे हो, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, यही दोबारा क्या होगा, उधर फॉर्मेशन में चला जाए, मतलब यही चीज क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो मैं इसी को यहाँ ब्रैकेट करता हूँ, अंडर ब्रैकेट, ताकि यही चीजें क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको मैंने अंडर ब्रैकेट किया और यहाँ पे लिख दिया एन, एन मतलब यही एन टाइम्स होगा। तो ये एक आपका बैकलाइट का दूसरा स्ट्रक्चर बना, लेकिन कैसा, क्रॉस लिंक। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बॉन्डेड है, यहाँ पर भी बॉन्डेड है, यहाँ पर भी बॉन्डेड है। मतलब इतने ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इतना टफ हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि इसको आप तोड़ना, या इजिली अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ नहीं पाते। तो इसको लिख लेना, ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, बैकलाइट का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। ये भी जो भी क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, 3D होगा, 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो बैकलाइट का हमने लीनियर स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ हमने क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब इसकी यूजेस कहाँ कहाँ है, तो अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, तो प्रॉपर्टी में क्या बताओगे, क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर रखते हैं और मेनली हम लीनियर बैकलाइट के बारे में उतना प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाता है जितना आपका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर प्रोडक्शन में बैकलाइट का यूज किया जाता है। क्योंकि क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें, जैसे क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो काफी अच्छे अच्छे इसके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसा अगर मैं यूजेस की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप देखते हो जो आप कंघी यूज करते हो, देखो कंघी कितने हार्ड होता है, आप उसको देखो। तो जो कम बनता है वो भी इसका बनता है। फिर आप जो देखते हो इलेक्ट्रिकल स्विचेज, जो मतलब आप देखते हो जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेज होते हैं जिनसे आप ऑन ऑफ करते हो, वो स्विचेज किसके बनते हैं, आपके बैकलाइट के। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिकल स्विचेज, वो भी किसके बनते हैं, आपके बैकलाइट्स के। और भी बहुत सारे हैं। तो मेनली कहाँ पे यूज होता है बैकलाइट, कम बनाने में, और इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी देखो कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है। और देखते हो कि इलेक्ट्रिकल चीजें मतलब हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो क्या हो जाएगा, वो इजिली मेल्ट होके खराब हो जाएगा। लेकिन इजिली मेल्ट आउट नहीं होता है जब तक कि ज्यादा हीट, ऐसा नहीं कि मेल्ट आउट नहीं होगा, हाँ, लेकिन कम हीट पे वो मेल्ट आउट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये भी स्ट्रक्चर बैकलाइट का 3D स्ट्रक्चर था, और इसके पहले जो हमने बनाया था वो भी 3D स्ट्रक्चर था। और खासकर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बैकलाइट के ही काफी यूज किए जाते हैं, ठीक है, नोट डाउन। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो भी बैकलाइट था, जो भी नंबर था, नंबर डाल लेना, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर हमने देखा था बैकलाइट पे डाला था। तो उसी का नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। रेजिन मैंने बताया था आपको कि क्या करते थे आप, फॉर्मेल्डिहाइड्स का यूज करते थे, और यहाँ पे बोला ही जा रहा है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज मेलामाइन, कि मेलामाइन क्या है आपका। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मेलामाइन क्या है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इट इज अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर याद आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था। इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है वो मैं लिखता हूं हेट्रोसाइक्लिक। मेलामाइन क्या होता है, मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमाइन। इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ मेलामाइन, और मेलामाइन को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन।
तो अगर आपको मैं बोलूं कि ये क्या है, तो ये आपका एक मेलामाइन जो है, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का एक क्या है, कोपॉलीमर, रेजिन का एक कोपॉलीमर है। अब मेलामाइन क्या होता है, तो टेट्रा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक समझ रहे हो, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि एक साइकिल में, जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग जो रिंग फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट से होता है, तो वो होमोसाइक्लिक, मतलब सभी साइकिल में सभी एक जो साइकिल बना है उसमें जो सभी एटम कैसे हैं, एक जैसे। अगर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। तो मैं आपको मेलामाइन का स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देखो। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर ये है, एक बेंजीन रिंग टाइप का बना दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पे पूरा बेंजीन नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन, 3 जगह नाइट्रोजन और 3 जगह आपके कार्बन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ठीक। अब जहां जहां आपका कार्बन है उनसे क्या होंगे, ट्राई अमाइन है, हेट्रोसाइक्लिक, ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक ट्राई अमाइन। ट्राई मतलब अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप, कितने, 3। तो जहां जहां आपका कार्बन है वहां से क्या होंगे, आपके NH2 ग्रुप जुड़े हुए होंगे, मतलब अमाइन ग्रुप जुड़े होंगे। यही स्ट्रक्चर क्या है आपका, मेलामाइन है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेलामाइन, ठीक है। और साथ में हमने क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब HCHO, और कितने, N मॉलिक्यूल्स, इसके भी N मॉलिक्यूल्स और इसके भी N मॉलिक्यूल्स चाहिए। और इसका क्या करा है हमने, पॉलीमराइजेशन, हमने क्या करा दिया इसका, पॉलीमराइजेशन। जैसे हमने पॉलीमराइजेशन कराया, अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जानते हो ना, जो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो पहले मैं आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ कि क्या पॉलीमराइजेशन से हुआ होगा। और पहले मैं बता दूं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर पढ़ रहे थे, मतलब कुछ चीजें, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पर भी रिमूव होंगे। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O, H और H, ठीक है। और हमें पता है कि क्या, कौन सा बॉन्ड किधर टूटेगा, इस डायरेक्शन में टूटेगा, मतलब यहाँ पे प्लस आयन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन आएगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेटेरोरेटिंग मैनर में इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे पाई बॉन्ड के, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन होगा, तो जहां जहां आपका, चलिए बना के दिखाते हैं। तो पहले एक बेंजीन रिंग बना लो, और यहां से 3 जगह N लगा दो, क्या करो, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये क्या हुआ होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और H और H यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, ये NH भी, कोई भी जरूरी नहीं है कि ये वाला सिर्फ, कोई भी, तीनों बराबर है, तीनों सेम है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप इस NH2 को भी ले सकते हो, इस NH2 को भी ले सकते हो। इस N के पास H नहीं होगा, इस N के पास भी H नहीं होगा, और इसके पास भी H नहीं होगा, क्यों कि N मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर, एक इधर, 2 इधर, एक इधर, 2 इधर, एक इधर, सब बन चुके हैं। H कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे देखो जो C है इसके पास भी H नहीं है, तो H सिर्फ कहाँ है, हमारा NH2 ग्रुप के पास है। तो हमने इसको बना लिया इस तरह, ठीक है। अब हमें पता है कि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक H की बात करो, क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में टूटेगा। मतलब इसके ऊपर मैं हटा के लिख देता हूँ, ये बॉन्ड यहीं पे ब्रेक करके लिख देता हूँ। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, ये जो पॉजिटिव वाला है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ मिला देगा। तो अभी एक ऐसा ये चीज सिर्फ जो है वो एक NH2 ग्रुप के साथ हुआ है, और ऐसा ही बाकी NH2 ग्रुप के साथ भी हो सकता है। देखो, तो हमने यहाँ पर NH2 एक के साथ अभी करते हुए देखा, समझ में आया ना क्या किया हमने।
हमने ये बॉन्ड इधर तोड़ा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके उस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर H था, NH दोनों सेम है, इस वजह से ये इस डायरेक्शन में टूटेगा क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला गया और ये जो पॉजिटिव वो इस नेगेटिव पर। तो अब इसी को कंबाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या था हमारा N, एक H तो है ही जुड़ा हुआ, एक टूट गया, और उससे अब कौन जुड़ जाएगा C। तो NH के बाद एक सिंगल बॉन्ड C, और C से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हैं, 2 H जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप हो जाएगा। तो CH2 और फिर एक हो गया OH ग्रुप। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं फिर बता दूं ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो आपका है कैसा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स वो होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के बनने से पहले बने होते हैं। तो देखो अभी मैंने एक NH2 के साथ ऐसा किया, अब यही चीज, यही मैकेनिज्म बाकी NH2 ग्रुप्स के साथ भी हो सकता है। तो फिर फर्दर अभी भी इंटरमीडिएट कंपाउंड ही लिख रहा हूं मैं, फाइनल नहीं लिख रहा। तो बाकी के साथ भी अगर यही सेम चीज लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे तो N हो जाएगा, यहाँ पे आपका N हो जाएगा और यहाँ पे आपका N हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, NH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे फिर OH। यहाँ पे NH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी NH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर इसी से OH। ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये भी हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, बस आप अगर मैकेनिज्म समझ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता प्रोडक्ट कि हाँ ये बनने वाला, लेकिन मैं आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि कोई कौन सा कहाँ पे अटैच्ड हो रहा है। क्योंकि रटने से कोई चीजें कब तक याद रहेंगी, अगर आप रटते भी हो तो 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही 2 चीजें स्ट्रक्चर है कि जिनको आप रटना है। ऐसे हर पॉलीमर में आप देखो एक से बड़े स्ट्रक्चर है। आप कितने स्ट्रक्चर, अभी सिर्फ पॉलीमर की बात कर रहा हूँ, अभी बायोमोलिक्यूल्स आएगा और फिर पूरे केमिस्ट्री में न जाने कितने आपको चीजें स्ट्रक्चर याद रखने पड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने स्ट्रक्चर आप याद रख पाओगे, कोई नहीं याद रख सकता। आप क्या, मैं या कोई भी किसी के लिए भी इतने सारे चीजें स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना नॉट पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर क्या है, हम चीजें समझें। मैकेनिज्म ऐसा, ये मैकेनिज्म तो सबके साथ लगनी है ना। तो अगर ये हमें ये याद है कि भैया जो इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर टूट रहा है वो कब टूट रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तरफ ज्यादा है। तो ये चीज हर जगह लगेगा। तो अगर आपको ये चीजें याद है तो हर जगह ये लग सकता है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। तो यही चीजें आप हर जगह अप्लाई करिए, अपने आप रिएक्शन आपको दिखेगा कि हाँ कौन सा रिएक्शन किस जगह होना चाहिए और क्या स्ट्रक्चर बनके तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब इसी इंटरमीडिएट से क्या होगा, हमारा मेलामाइन पॉलीमर बनेगा। अभी रेजिन है, अब ये क्या बनेगा, मेलामाइन पॉलीमर बनेगा। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड नोट डाउन करिए। यहां से हम फिर क्या करते हैं, वाटर दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, यहाँ से OH निकलेगा और दूसरा वाला होगा उससे एक H निकल के वाटर में चला जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, मेलामाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नोट डाउन करिए, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से सबको दिख रहा है कि ये जो OH है यहाँ से निकल जाएगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा और ये OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या कर लेगा, H+ आयन के साथ मिलके वाटर बना लेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -N मॉलिक्यूल जो है माइनस हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल हमारा बचा क्या, वही हमारा मेलामाइन पॉलीमर। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ फाइनल। तो यहाँ से N
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से OH निकल जाएगा तो बचेगा, क्या बचा, NH और CH2, और ये बॉन्ड फिर रहेगा जो फर्दर चेन बनाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से NH CH2 और आगे बॉन्ड चेन बनाएगा, और यहाँ पर भी NH CH2 और ये चेन आगे बनाएगा। अब वाटर यहाँ से OH मिलके बाहर हो जाएंगे। यही जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या होगा, N टाइप्स रिंग आगे फर्दर। जैसे मान लो ये CH2 आ गया, फिर यहाँ से NH, दिस यही यूनिट क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, तो यहाँ पे N टाइम्स। यही आपका क्या बन गया, आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। तो ये हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बन गया। अब अगर इसकी यूजेस बात करेंगे तो यूजेस भी आप इसके बता सकते, क्योंकि देखो ये भी क्या है, बहुत सारा बॉन्ड बन रहा है, तो बहुत सारा बॉन्ड जहां भी बनेगा, जहां भी नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, सरफेस कैसा होगा, हार्ड होगा। तो यहाँ पे यूजेस में क्या होता है, लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कर लो। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट इज हार्ड सरफेस, इट हैज हार्ड सरफेस, good tensile strength, और सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ होता है मेलामाइन्स का, तो वो मैं बता रहा हूं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्रॉकरीज क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो बहुत सारे जैसे किचन्स में होते हैं, या फिर जैसे आप देखते हो चमकदार बर्तन फाइबर्स वगैरह के होते हैं, ठीक है। तो वही क्रॉकरीज होते हैं, जैसे आप उसका प्लेट्स यूज करते हो, कप यूज करते हो, उसका फ्लावर पॉट्स यूज करते हो, वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे क्रॉकरीज हैं। तो सबसे ज्यादा जो इनका यूज होता है वो होता है आपका क्रॉकरीज बनाने के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखना कि मेलामाइन्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं यहाँ पे क्रॉकरीज बनाने में। क्यों, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है काफी हार्ड होता है, और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, गुड टेंसाइल मतलब काफी अच्छी होती है, मतलब इजीली वो ब्रेकेबल नहीं है। साथ ही साथ मेलामाइन जो होते हैं, अगर इसका एक और खासियत है मेलामाइन का, कि अगर इनको आप किसी मतलब मान लो ये आपका ग्राउंड सरफेस है और आप किसी सम हाइट से यही क्रॉकरीज जो मेलामाइन्स के बने हुए हैं इनको आप क्या करते हो, ड्रॉप करते हो। अगर आप एक हाइट से इसको ड्रॉप भी करते हो तो ये ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे ही नहीं। तो ये इनकी और अच्छी खासियत हो जाती है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अचानक हाथ से छूट गया, जैसे कप वगैरह हैं तो वो आपके चाइना के बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे आप आपके हाथ से थोड़े से हाइट से भी छूटा वो टूट जाते हैं। लेकिन जो ये आपका मेलामाइन है, मान लो अगर कुछ हाइट से आपके हाथ से गलती से छूट भी गया तो भी वो ब्रेक नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिस वजह से इसको क्रॉकरीज में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर तो नुकसान हो गया हमारे लिए, लेकिन अगर गिर गया फिर टूटा नहीं तो अच्छी बात है ना। तो इस वजह से क्रॉकरीज में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट जो हमारा रेजिन में है वो है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमने पढ़ा था मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, अब वहां पे मेलामाइन की जगह क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो पहले तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इधर एक NH2 ग्रुप होता है और इधर एक NH2 ग्रुप होता है। आपको बात बता दूं, ये यूरिया है और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जो लैब में बनाया गया था आर्टिफिशियल वे से। जनरली क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स होते हैं वो बाय नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पहले से, इनको हम लैबोरेटरी में नहीं बनाते हैं। जैसे कि
ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो जो भी आप देखते हो जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। तो कहाँ से बनते हैं ये? आपके एनिमल्स के काफ़ी साल, करोड़ों साल दबे रहने से, या फिर आपके प्लांट्स के दबे रहने से क्या होते हैं, उनसे बने हुए, रिफाइन होके बने हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड्स थे वो कैसे बने थे? बाय नेचर बने थे। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया पहला ऐसा कंपाउंड था जिसको बाय आर्टिफिशियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाय आर्टिफिशियल लैब में बनाया गया था, जो इस समय आप खेती वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ये हमारा यूरिया है। अब आप क्या करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड, तो वही HCHO, तो मैं उसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, N मॉलिक्यूल्स लिए और इसके भी N मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? हीट देंगे और पॉलीमराइज कराएंगे। तो हमने पॉलीमराइजेशन कराया और साथ में हीट प्रोवाइड किया। तो जैसे ही हीट पॉलीमराइज हुआ तो फिर से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो देखते हैं तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा। तो फिर से वही करो, यहाँ पे देख रहे हो इस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, तो टूट के क्या बनाएगा? इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, अब यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ जो NH2 ग्रुप है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी जो हमने किया मेलामाइन में बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे क्या था? हेट्रोलिटिक साइकिल था। अब यहाँ पे एक साइकिल नहीं है, CO ग्रुप है, उससे 2 अमाइन ग्रुप जुड़े हुए, वही सेम काम करना। अब इनमें से कोई भी एक H क्या होगा? टूटेगा, उसका बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड किस डायरेक्शन में? N, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? इधर रहेगा CO। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, मैं एक साइड दिखा रहा हूँ। तो ये एक जुड़ा रहेगा, ये टूट गया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या है? इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो पॉजिटिव है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, और जैसा एक NH2 ग्रुप के साथ ऐसा रहा वैसा इसके साथ होगा। तो बना दीजिए यहाँ पर, तो मैं बनाता हूँ। पहले मैं एक के साथ करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे साथ करेंगे। तो ये रहा NH2 CO और यहाँ पे एक H निकल गया और उस H से अब N से क्या जुड़ चुका है? C। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड अब इस O के साथ H जुड़ चुका है, तो ये क्या हो गया? OH। और ये आपका क्या है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, अब जैसा एक NH2 साथ हुआ वैसा ही दूसरे के साथ भी होगा। तो फिर से हमने लिखा, क्या लिखा? ये हो गया CO NH CH2 OH और सिमिलरली NH CH2 OH। ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अभी फाइनल नहीं बना है। ठीक है, तो हमने देख लिया दोनों कंपाउंड जो अमाइन ग्रुप्स थे उनके साथ क्या हुआ, ये चीज मैकेनिज्म हुआ, दोनों के साथ CH2OH जुड़ गए। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये OH बाहर होगा और ये OH बाहर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? यही चीजें बाहर करेंगे। तो मैं रब करता हूँ, रब करके फिर देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रब किया और यहीं पे इसका हमने फाइनल प्रोडक्ट देख लिया। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, दोनों वाटर मिलके बना लेंगे। H के साथ क्या करेंगे? वाटर बनाएंगे और वाटर मिलकर बाहर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से निकाल दीजिए क्या क्या बचेगा। तो ये बचेगा हमारा, यहाँ से एक बॉन्ड फ्री रहेगा, ये हो जाएगा आपका H2CH, यहाँ पे आपका HN, फिर C डबल बॉन्ड, फिर NH, फिर CH2 और यहाँ पे। तो ये अब जो बना हुआ है ये क्या है? आपके फ्री रहेंगे और यही यूनिट क्या होगी? बार बार रिपीट होनी है N टाइम्स। और ये कैसे बना है? यहाँ से यहाँ गए हो जब आपने यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के रिमूव किए हो, तो ये जाके हमारा फाइनल में क्या बना? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब जाके ये पॉलीमर बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जो बिल्कुल ही मिलता जुलता है किससे? मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से। अगर आपको वो ध्यान में आया
बस यहाँ पे हमने यूरिया का फॉर्मूला लिखा, बाकी सारी मैकेनिज्म वही है। अब इसकी यहीं पे बात कर लेते हैं यूजेस की कि कहाँ ये देखने को मिलेगा। सबसे जो वाइडली सबसे ज्यादा अगर यूज होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का, वो होता है एज अ एडहेसिव, या ऐसे लिख दो वाइडली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एडहेसिव। अब एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव का मतलब जैसे आप देखते हो कि चिपकाने वाली चीजें हैं, जैसे आप ये फेविकोल वगैरह देखते हो, फेविक्विक देखते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जो चिपकाने के लिए, तो उनको एडहेसिव बोलते हैं, जो जिनसे आप चीजें चिपका सकते हो। तो वाइडली यूज्ड इन मेकिंग एडहेसिव which is used in प्लाईवुड्स। आप देखते हो प्लाईवुड्स जो प्लाईज होती हैं वो क्या होती हैं, उन चिपका के पतले पतले लकड़ी की पतली पतली शीट्स को क्या करते हैं, चिपका के एक मोटा सा प्लाई बनाते हैं, तो वो चिपकाते हैं जो लकड़ी, उसमें यूज होता है। तो वाइडली यूज इन मेकिंग एडहेसिव which is used in plywoods, plywoods और अदर वुड, लकड़ी के प्रोडक्ट्स में, अदर वुड प्रोडक्ट्स जो आपके पहले तो एडहेसिव बनाने में यूज होंगे, और वो एडहेसिव कहाँ यूज होगा, आपका प्लाईवुड चिपकाने में, या कोई भी अदर लकड़ी का सामान होगा उसके चिपकाने में ये यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कहाँ यूज होगा, आपका एडहेसिव बनाने में, और जो एडहेसिव बनेगा उससे क्या होगा, वो आपका प्लाईवुड्स चिपकाए जाएंगे, या फिर जो लकड़ी के सामान बनते हैं वो लकड़ी को भी जो जहां जहां लकड़ी को चिपकाने की जरूरत होगी वहां आपको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ के रखिएगा कि नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर में क्या क्या चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आप अपने आप को सुरक्षित भी रखें, जैसा कि कोरोना चल रहा है, आप अपने आप को और अपने परिवार को सेफ जरूर रखें। 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का यूज जरूर करें। हो सके तो घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, सेफ रहें और खुद को बाकी अपने फैमिली को भी सेफ रखें। थैंक यू।